साथियों, आपका प्रज्ञा प्रवाह चैनल में सादर अभिवादन है, स्वागत है। आशा है आप राजी खुशी से होंगे। आप जानते हैं कि प्रज्ञा प्रवाह चैनल में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रज्ञा प्रवाहित हो रही है। यह प्रज्ञा प्रवाह चैनल का एक नया आयाम है। बहुत से प्रतियोगियों ने इस बात की मांग की थी कि सर निबंध और हिंदी श्रृंखला के साथ साथ जो जीएस का पोर्शन है वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जोड़ा जाए। उसी मांग के तहत हम आपके समक्ष हैं। इसके राज्य व्यवस्था के जो लेक्चर्स थे उसमें हम राष्ट्रपति के संदर्भ में पिछले लेक्चर्स में आर्टिकल 52 से लेकर के 62 अर्थात राष्ट्रपति की नियुक्ति से लेकर के राष्ट्रपति की पदावधि, उनका शपथ और उनके दायित्व इत्यादि के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। हमने उसी लेक्चर में आपसे कहा था कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया है थोड़ी जटिल है और इसके लिए एक अलग से लेक्चर की आवश्यकता होती है और उसी के संदर्भ में इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके संदर्भ में दो अनुच्छेद हैं, एक है 54 और दूसरा है 55। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है और उस प्रक्रिया में दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक तो यह है कि जो उनकी योग्यता है उसके संदर्भ में हम आर्टिकल 58 में पिछले अपने लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अब जो राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता धारण करते हैं, अर्थात वह भारत के नागरिक हों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, उम्र के लिहाज से 35 वर्ष की आयु हो, जैसे कि आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपसे भी योग्यताएं पूछी जाती है, उसके मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। अब उसके बाद फिर अगला है कि राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना है। आप समझिए कि आप स्वयं को रामनाथ कोविंद, महामहिम रामनाथ कोविंद समझ लीजिए, और इस रूप में जो चुना जाना है तो किस प्रकार से आपका चुनाव होगा, तो उसके लिए एक निश्चित नियमावली है। वह नियमावली 1952 में बनी थी। हमने पहले भी चर्चा की थी कि 52 से लेकर के 62 तक, तो इस प्रकार से 1952 में यह नियमावली बनी थी। बाद में इसमें और संशोधन हुए और 1997 का जो संशोधन है उसके तहत जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाना है, अर्थात ये जो योग्यताएं हैं वह योग्यताएं धारण करते हैं और अपने आप को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यकता है, इसके लिए अब यहाँ नियम बना दिया गया है कि उनके लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए, प्रपोजर्स होने चाहिए 50 कि हम इनका प्रस्ताव करते हैं, और फिर 50 ही उनको रिकमेंड करने वाले होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। और यह 50 अनुमोदक आम नहीं होंगे क्योंकि ये खास का चुनाव करने जा रहे हैं राष्ट्रपति का, भारत के प्रथम नागरिक का। तो ये जो 100 की संख्या है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यह किससे होंगे? इलेक्टोरल कॉलेज से होंगे। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है अभी हम इसको समझाएंगे। अभी यह समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की योग्यता रखते हैं वही अनुमोदन की योग्यता भी रखेंगे और वही प्रस्तावक की योग्यता भी रखेंगे। तो यह क्लियर हो गया कि जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को तभी प्रस्तुत कर सकता है जब उसके पास यह शक्ति हो, अनुमोदक और प्रस्तावक की, मतलब 100 संख्या होनी चाहिए। यह तो हो गई इलेक्टोरल बोर्ड का पावर। उसके साथ साथ पैसा भी होना चाहिए, बिना पैसा के काम चलने वाला नहीं है। तो उनके लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है, वह राशि 15,000 है और यह राशि अगर नहीं, वो निश्चित मत नहीं प्राप्त करते हैं, अर्थात उसमें जो संख्या है कि 1/6 से कम प्राप्त करते हैं, तो फिर उनकी राशि वह जब्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो चीज़ें देखी कि किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए योग्यता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उनके अनुमोदक और प्रस्तावक 50-50 की संख्या में हों, और साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो धनराशि है वह भी उनके पास होनी चाहिए ताकि वो जमा की जा सके, और वह धनराशि जो है 15,000 की है। यह क्यों रखा गया है, संक्षेप में इसको जान लेते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक इसलिए कि बहुत भीड़ हो जाती थी। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो
न केवल राष्ट्रपति के चुनाव में बल्कि प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक के चुनाव में भाग लेते थे। ऐसे एक उदाहरण है काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ का। आप लोगों को गूगल में सर्च करिएगा, इनके मज़ेदार किस्से आपके सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़, धरती ही पकड़े रहें, राष्ट्रपति तक ना पहुँचें। तो इसके लिए ना पहुँचे का मतलब अगंभीर प्रत्याशी, अगंभीर प्रत्याशियों को हटाने के लिए इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या मानदंड, कौन कौन से रास्ते उसको तय करने पड़ेंगे। तो उसमें मुख्य 2 रास्ते हैं। योग्यता धारण करने के साथ ही 58 को फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद फिर 50 जो 1952 की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचक नियमावली है, इसको आप ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचक नियमावली है, इसमें संशोधन भी होते रहे। 1974 में संशोधन हुआ, फिर 1997 में संशोधन हुआ 1997 में। और इस समय जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के तहत अब प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50-50 है और 15,000 की जमानत राशि है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो अगला चरण है वह है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? यहाँ पर कॉलेज सबसे बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा कि कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी की बात है। कॉलेज का मतलब यहाँ पर मंडल से है, समूह से है, ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल, ग्रुप ऑफ द मेंबर्स हु आर गोइंग टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यह उनसे संबंधित है। तो ये कौन होगा? इलेक्शन है, तो इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेंगे। कहाँ कहाँ के भाग लेंगे? आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है वह किसका अंग होता है? अगर ये पूछा जाए कि संसद में कौन कौन से शामिल है, तो क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो इसमें संसद के सदस्य निश्चित रूप से जिसका वह अंग है उसके सदस्य निर्वाचन में भाग लेंगे, पब्लिक हाउस के भी और अपर हाउस के भी। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अब कौन भाग लेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? कुछ नॉन इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। आप जानते हैं एंग्लो बंगाली जो है इस प्रकार, एंग्लो इंडियन ये रहते हैं, जिसमें जो है लोकसभा में और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 545 हैं, तो 543 543 मेंबर्स अपर हाउस इसके लोकसभा के और 233 मेंबर्स किसके? राज्यसभा के। तो टोटल कितने हो गए? 776। एक इलेक्टोरल कॉलेज ये हुआ। और उसके बाद फिर इसी प्रकार से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब जो एमएलए हैं वह, ये भी टोटल आप गिनेंगे, गणना करेंगे तो कितने होते हैं जो राज्य हैं, और साथ में पुदुचेरी और दिल्ली, और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा भी है। तो इस प्रकार से 4120 4120 कुल मिलाकर कितने हो गए? 4896। ऐसे लग रहा है कि हम पॉलिटी नहीं बल्कि गणित पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4896 यह इलेक्टोरल कॉलेज है। ये लोग दे विल बी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज की अगर कभी भी बात आती है, जो प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में शामिल है, तो इसका स्पष्ट उत्तर लगाइए। कई बार पूछा भी गया है, इसका स्पष्ट उत्तर होगा आर्टिकल 54 में। ठीक है, जो निर्वाचक मंडल है वह अनुच्छेद 54 में शामिल है। अब यह निर्वाचक मंडल किस रूप में चुनेगा? व्हाट विल बी द प्रोसेस टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट इज रिटेन इन आर्टिकल 55। यह अनुच्छेद 55 में कहा गया है। मैनर क्या है? मैनर में इसमें सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 2 चीज़ें हैं। एक है, इसी में वस्तुतः जुड़ा हुआ है कि समानुपातिक पद्धति, और किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय पद्धति। 2 इसमें हैं। ये पूछा, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न यह बनता है, कई बार पूछा गया है कि जो समानुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति है यह किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में कही गई है? तो किस में है? 55 में, क्योंकि मैनर इसमें है, इसमें तरीका है। 5-5 आप याद कर सकते हैं, ऐसे भी 5-5 है। हम पूरे हमारे तरीके हमारे हाथों के द्वारा संचालित होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 5-5 है, और इस प्रकार से यहाँ पंच परमेश्वर की अवधारणा को भी
आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ये तरीका है। अब इसको समझने की है क्या, वस्तुतः है क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है और सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड का मतलब क्या है। देखिए, इसमें है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। एक होता है समानुपात और दूसरा क्या होता है, बहुमत। बहुमत में क्या होता है कि आप जितने भी लोग हैं, सपोज करिए कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या उसमें क्या होता है कि बहुमत प्राप्त करें। बहुमत प्राप्त करने का मतलब यह है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पा जाए, कोई 8,000 पा रहा है, कोई 10,000 पा रहा है, कोई 20,000 पा रहा है, कोई 30,000 पा रहा है, तो जो व्यक्ति 30,000 वोट पा गया, सबसे ज़्यादा वोट पा गया, तो क्या हुआ, बहुमत उनके पक्ष में मत हो गया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि वो जीत गए। बहुमत और दूसरा है समानुपात, इसको ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनल। इसमें समानुपात का मतलब यह है कि उसे एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू गेन इन सर्टन रेशियो। सर्टन रेशियो क्या है कि जो कुल वैध मत हैं, व्हाट आर टोटल वैलिड वोट्स, अभी हम वोट्स के बारे में चर्चा करेंगे, व्हाट आर टोटल वैलिड वोट्स, ही मस्ट बी गेन हाफ एंड मोर वन। मतलब यह है कि उसे आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना चाहिए, तभी वह विजयी होगा। ठीक है। और मान लीजिए कि ऐसा नहीं प्राप्त करता है, तो उसके लिए फिर अगली व्यवस्था है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल में एक व्यक्ति और दूसरा क्या है, ट्रांसफरेबल। इसका अभिप्राय यह है कि जो एक वोटिंग करने वाला व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति को वोट करेगा, एक व्यक्ति को वोट, वह जो वोटिंग करने वाला है वह एक व्यक्ति है, लेकिन उस एक व्यक्ति का जो वोट है वह भी आवश्यकता पड़ने पर खराब नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र किस रूप में हो जाएगा, आगे हम देखेंगे, या यहीं पर समझ लेते हैं कि ट्रांसफ़र होने का मतलब यह है कि सपोज करिए कि 4 प्रत्याशी हैं, A, B, C, D, और मतदान करने वाले हैं। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो मतदान करते हैं। वो A को अपना पहला वरीयता मत देते हैं, 2 को, B को दूसरा, C को तीसरा, D को चौथा देते हैं। फिर उसके पश्चात दूसरे आते हैं, वह इनको दूसरा, इनको तीसरा, इनको चौथा, इनको पहला देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या है, प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रोपोर्शनल में क्या एक चीज़ और है कि प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस देने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो वोटिंग कर रहा है, जितने भी प्रत्याशी हैं, उसे सभी को वोट करना आवश्यक है, उसे प्रेफरेंस देना आवश्यक है। जैसे आप परीक्षा में जब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो उसमें आपकी सीटों का प्रेफरेंस रहता है। इसमें रहता है कि IAS है, IPS है, IFS है, इस प्रकार से। या PCS में जाते हैं तो डिप्टी कलेक्टर रहता है, डिप्टी SP रहता है, ARTO रहता है, इस प्रकार से प्रेफरेंसेज रहते हैं। तो ठीक पहले उसमें भरा जाता है। आप देखिए, आप अपना याद करिए साक्षात्कार का वो प्रपत्र, तो उसमें सीधे रहता है कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर हैं तो उसके आगे पहला प्रेफरेंस भरेंगे, फिर डिप्टी SP तो दूसरा प्रेफरेंस भरेंगे, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहाँ भी प्रेफरेंस भरा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल। अब उसके साथ में ट्रांसफरेबल का मतलब यह है कि अगर प्रथम वरीयता के मत के आधार पर जो निश्चित क्या है, प्रोपोर्शन है, निश्चित अनुपात है, कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त करता। निश्चित अनुपात क्या है, निश्चित अनुपात के लिए जो फार्मूला है यही है कि कुल जो वैध मत हैं, वैध मत बाई 2 और प्लस यहाँ पे 1, मतलब जो कुल वैध मत हैं वह उनके आधे से एक अधिक, यह निश्चित अनुपात हो गया। और सपोज करिए कि पहली वरीयता का जो प्रथम वरीयता की मत की गणना हुई, उसमें कोई व्यक्ति वह आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं करता है, आधे से अधिक अनुपात प्राप्त नहीं करता है, तो फिर दूसरी वरीयता की गणना होगी। दूसरी वरीयता की गणना में हम यह देखते हैं कि जो पहला व्यक्ति है सिंगल, ठीक है, ऐसा व्यक्ति
इसमें सब इन जो प्रत्याशी है उसमें जो सबसे कम वोट पाया है उसे प्रथम वरीयता का जो सबसे कम वोट पाया है, जो व्यक्ति सबसे कम वोट पाया है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हम अक्सर हंसी में हास्य प्रयास पे कहते हैं कि यहाँ पर भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, योग्यतम की उत्तरजीविता है। जो कम मत प्राप्त किया है वह यहाँ पर दौड़ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, दौड़ से बाहर हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उसका जो मत है वह भले बाहर हो गया, लेकिन जो उसका जो मत है वह क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या एक को ट्रांसफ़र हो जाएगा? नहीं, जितने बचे हुए लोग हैं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर कठिन प्रश्न बनाया जाता है तो यह पूछा जाता है IAS लेवल का क्वेश्चन कि उसका जो मत है वह कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो एक तो वह बाहर हो गया, उसी के साथ साथ में उसका जो प्रथम वरीयता का मत है वह भी बाहर हो जाता है। अब बचता क्या है, द्वितीय वरीयता का मत। ठीक है, ध्यान रखिए, द्वितीय वरीयता का मत जो है, जो सेकंड प्रेफरेंस का मत है, वह किस में जुड़ता है, जो अन्य बचे हुए प्रत्याशी हैं, प्रथम वरीयता में। ठीक है, इस प्रकार से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में तीन चीज़ ध्यान देने की है। एक, वरीयता के क्रम में जो व्यक्ति सबसे कम मत प्राप्त करता है द्वितीय चरण की गणना में। ठीक है, फिर आगे तृतीय चरण की गणना भी हो सकती है। जितने प्रत्याशी होंगे उतनी गणना होगी, उतने प्रेफरेंसेज होंगे। जैसे यहाँ पर 4 प्रत्याशी हैं तो 4 चरण की गणना होगी। अगर 2 ही प्रत्याशी हैं तो 2 चरण की गणना होती है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय यह है कि जितने प्रत्याशी हैं उतनी वरीयताएँ दी जाएंगी। अगर 2 प्रत्याशी तो 2 वरीयताएँ, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, इस प्रकार से प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। अब पहले चरण की गणना में अगर कोई व्यक्ति नहीं जीतता है, नहीं जीतने का मतलब क्या है कि वह 1/2+1 नहीं प्राप्त करता है, तो निश्चित रूप से फिर दूसरी गणना होगी। आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, यह भी कई बार पूछा गया है, जो कि द्वितीय वरीयता के मत से जीते थे। यहाँ पर भी वीवी गिरी का मतलब गिर गए पहले में, फिर अगले में वो जो है जीते। ठीक है, तो अब उसका मत क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम ये चर्चा कर रहे थे कि इसमें जो ट्रांसफ़र होना है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स। प्रोसेस इज फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोट्स विल बी वायलेटेड, बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या, दूसरा वरीयता के उसके जो मत हैं वह प्रथम वरीयता में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, समानुपातिक और ये। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि एकल संक्रमणीय समानुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों अपनाई गई। तो इसका उत्तर यह है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए। बिल्कुल कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, फॉर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। अब भले ही यहाँ पर जो सिंगल व्यक्ति था यह चला गया, लेकिन उसका जो वोट है वह क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, संक्रमित हो गया। संक्रमणीय हिंदी में क्या है, संक्रमणीय, मतलब उसका वोट संक्रमित कर जाता है। संक्रमण इस समय बहुत ही चर्चित शब्द है और सब लोग परिचित हो गए हैं कोरोना के कारण, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में संक्रमित हो जा रही है बीमारी, वह वायरस। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी उसके जो वोट्स हैं वह संक्रमित हो जाते हैं अन्य में, दूसरी प्रथम वरीयता के मत में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब हम अपने प्रश्न के, अपने इस लेक्चर के तीसरे चरण में आते हैं कि कैसे उनकी किसी भी व्यक्ति की वोटिंग कैसे निर्धारित होगी। ठीक है, तरीका क्या होगा चुनाव का। ठीक, तो चुनाव के तरीके के लिए आप यह समझ लें कि संविधान सभा में बहुत भारी भरकम बहस हुई और यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, डायरेक्ट निर्वाचन हो, जैसे कि हम एमपीज का देखते हैं, एमएलएज का देखते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा। अगर राष्ट्रपति का भी इस प्रकार से हो तो राष्ट्रपति कोई एक क्षेत्र का तो है नहीं। एक क्षेत्र का होने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक संसदीय क्षेत्र का है, एक विधायकी क्षेत्र का, पूरे राष्ट्र का होता। तो
क्या हो सकता था, क्या दिक्कतें होती? सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि हमारे यहाँ जो प्रणाली है वह संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली में अगर कोई प्रत्यक्ष चुना हुआ व्यक्ति होता तो संसदीय शासन प्रणाली के अनुकूल नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, वह अपने आप को जो प्रधानमंत्री हैं उनसे श्रेष्ठ समझता। तीसरी बात, इसमें व्यापक रूप से धन का अपव्यय होता, समय का अपव्यय होता, और इस कारण से हमने जो प्रणाली अपनाई वह प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई, ठीक है। और उस प्रणाली के तहत यह तय किया गया कि वह भारत का राष्ट्रपति है। तो भारत की जो समावेशी संस्कृति है, जो भारत की विभिन्नता है, उस विभिन्नता में एकता का काम करेगा और इसी प्रकार से विभिन्नता उसमें पिरो दी जाएगी, उसमें शामिल कर दी जाएगी। तो कैसे विभिन्नता शामिल होती है? हमने पहले बताया कि वह संसद का अंग है। संसद का अंग होने के कारण जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उसमें भाग लेते हैं। लेकिन राज्यों का प्रतिनिधित्व भी सीधे सीधे होना चाहिए। तो इसके लिए जो राज्य की विधानसभाएं हैं, अर्थात जहाँ जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, चाहे वह विधानसभा वहाँ पे जो है राज्य ना हो बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हो या संघ शासित प्रदेश हो, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के विधानसभा के सदस्य भी उसमें भाग ले सकते हैं, विधान परिषद के सदस्य में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से उनके जो वोट्स हैं उनकी वैल्यू, उनके मत का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, इसका जो निर्धारण है काफ़ी जटिल रूप में पुस्तकों में है। बहुत ही सरल ढंग से आपको हम समझाते हैं कि देखिए, जब कोई विधायक है तो वह किसी न किसी राज्य से संबंधित होगा। तो राज्य से संबंधित होने का मतलब है कि उस राज्य की जो कुल जनसंख्या है, ये फार्मूला है वैल्यू ऑफ 1 MLA वोट ऑफ स्टेट्स। किस प्रकार से 1 MLA का वोट निर्धारित होगा? तो कैसे है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उस राज्य की कुल जनसंख्या, फिर टोटल MLA जो कुल विधायक हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 1000। अर्थात इसको इस प्रकार से समझें कि कुल जनसंख्या है, जनसंख्या सबसे ऊपर रहेगी, हमेशा जनगणमन ऊपर रहता है, और उसके नीचे क्या होंगे? जिनको उन्होंने चुना है। किसको चुना है? विधायकों को चुना है। तो एक विधायक अपने आप में, जो विधायक हैं वह पूरी जनसंख्या का सामना नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनके साथ 1000 गुणित जितने टोटल नंबर ऑफ MLAs हैं उसके साथ 1000 का गुणा कर दिया गया। तो इस प्रकार से एक विधायक के मत का वैल्यू निकल आया। अब आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि चूँकि यह जो वैल्यू निकलती है या किस आधार पर निकलती है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर और राज्य के विधायकों की संख्या के आधार पर। इस प्रकार से अलग अलग राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज़्यादा है, विधायक भी ज़्यादा हैं, और इस कारण से यहाँ की जो वैल्यू होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। यूपी की जो है वो सब ज़्यादा होगी, फिर MP की है, राजस्थान की, इस प्रकार से अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी होगी, ठीक है। विधायक की वैल्यू निकल आई। अब आप देखते हैं कि जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें केवल यही नहीं है, MPs ही, विधायक ही नहीं है, बल्कि क्या है? सांसद भी हैं। तो सांसद की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर निकालने के लिए यह फार्मूला अप्लाई किया गया कि टोटल ऑफ MLAs वोट्स, ठीक है, टोटल ऑफ MLAs वोट्स। टोटल ऑफ MLAs वोट्स का मतलब क्या है? जैसे एक स्टेट है यूपी का जो मत मूल्य प्राप्त हुआ इस फार्मूले के तहत, फिर MP का जो प्राप्त हुआ, राजस्थान का जो प्राप्त हुआ, कुल जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के विधायकों का जो वोट वैल्यू है उन सबको जोड़ दिया गया। जैसे जोड़ने पर क्या आया है? 5,49,474 ये आया। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों राज्यों के चुने हुए सदस्य, वो कितने हैं? हमने यहाँ पर देखा है 543 और 233, कुल मिलाकर कितना हुआ? 776। इसे हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 708, 708 आया। एक MP के जो मत का मूल्य है वह कितना है? 708 है। अब कुल हैं कितने? कुल कितने MP हैं? 776 हैं। तो 708 मल्टीप्लाइड बाई 776 कितने हो गए? 5,49,408। ये जो है क्या आया?
ये जो वैल्यू है ये किसका आ गया, यह आ गया टोटल नंबर ऑफ इनका एमपीज का। ठीक है, अगर हम पूरा जोड़ दें, ये विधायकों का मत का मूल्य, इनका मत का मूल्य, तो ये संख्या आ जाएगी। इतने गणित में नहीं जाना है, केवल यह समझ लीजिए कि वस्तुतः इस प्रकार से जो मत मूल्य है वह निर्धारित होता है। ठीक है, अब यह क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हमने जो आज जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है उसके संदर्भ में हमने जो देखा कि उसमें दो चीज़ है, एक 2 आर्टिकल्स हैं, एक 54 है और दूसरा 55 है। 54 में निर्वाचक मंडल हैं, कौन चुनेंगे, फिर वो कैसे चुनेंगे, तो उसमें जो तरीका है वह है समानुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति। हमने इस चीज़ को समझाया। अब उसके बाद फिर उनका जो मत है वह कैसे निर्धारित होगा, किस प्रकार से आएगा, तो उसके लिए जो है यह है कि अगर विधायकों के मत का मूल्य निकालना है तो विधायक राज्य के होते हैं, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधायक और मल्टीप्लाइड बाई 1000। फिर अब देखिए कि वस्तुतः किस प्रकार से राष्ट्रपति विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिंबल है। वह इस रूप में है कि भले ही जो विधायक हैं वह अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब हम एमपी का मत मूल्य निकालते हैं तो सारे विधायकों की संख्या, सारे विधायकों के मत का मूल्य जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ एमपीज है उससे डिवाइड करते हैं, तो एक एमपी के मत का मूल्य निकल आता है और इस रूप में वह सभी का प्रतिनिधित्व करता है। एक चीज़ और है, हमने यहाँ पर जनसंख्या की बात की थी, ये पॉइंट छूट गया था, तो इसमें यह है कि जो जनसंख्या है, कब की जनसंख्या प्रश्न उठता है, तो इसके बारे में 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि 2026 तक जो राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में चुनाव होगा उसमें कब की जनगणना की ली जाएगी, 1971 की जनगणना ली जाएगी। तो इस प्रकार से जो 2026 तक का चुनाव होगा उस 2026 तक के चुनाव में 1971 की जनगणना ली जाएगी। फिर बाद में तो अगली जनगणना कब होगी, 2026 में तो जनगणना होगी नहीं, अगली जनगणना कब होगी, 2031 में होगी। तो 2026 के बाद का जो चुनाव होगा वो 2031 की जनगणना के आधार पर होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम ये जो है उसको हम समरी बनाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ है, और इसको स्पष्ट, अब ये स्पष्ट हो गया है कि वस्तुतः इसमें जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें दो चीज़ें हैं, एक निर्वाचक मंडल है और दूसरा निर्वाचन पद्धति। हमने इसको देख लिया और इसके साथ साथ यह भी समझ लीजिए कि इसके संदर्भ में जो भी विवाद होंगे वह विवाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए जाएंगे, निर्णीत किए जाएंगे। आपको यह जो हमारा वीडियो है कैसा लगा, और ये जो हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की या ये कहिए कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला है आगे बढ़ रही है, जो हमारे इसका लेक्चर का अगला चरण होगा राष्ट्रपति से संबंधित है, वह है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑन प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग हमारी इस मुहिम को जो पूरी तरह से प्रतियोगियों के हित में है और उसके लिए समर्पित है, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।